नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको मिर्गी से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, मिर्गी क्या होती है और मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं। दरअसल सबसे पहले तो हम मिर्गी और सीजर के बारे में कुछ मूल बातों को समझ लेते हैं। मिर्गी के बारे में हर किसी को पता है कि यह दिमाग की बीमारी है और इसमें दौरे पड़ते हैं, लेकिन यह समझना है कि आखिर यह दौरा है क्या। अपना दिमाग इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से बना हुआ है। इसमें लाखों करोड़ों नेटवर्क होते हैं और इन्हीं के बल पर पूरा शरीर अपना काम करता है। कभी कभी जब इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी या ऊपर नीचे हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। दिमाग में इस तरह की गड़बड़ी होती है तो उस व्यक्ति को बाहर से देखकर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है। इस गड़बड़ी के अनेकों कारण हो सकते हैं। किसी भी वजह इंसानों का दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ गड़बड़ियों को मिर्गी का दौरा नहीं कहा जा सकता। जब यह स्थिति ठीक हो जाती है तो दौरा भी ख़त्म हो जाता है, फिर यह दौरा दोबारा नहीं आता। लेकिन जब किसी बच्चे में इस तरह का मामला बार बार होता है तो और अचानक से ही हो जाता है तो इसे मिर्गी कहते हैं। सवाल नंबर 2, मिर्गी की बीमारी बच्चों और बुजुर्गों में क्यों होती है। दरअसल ऐसी कोई भी बीमारी या रोग जो बच्चों और बुजुर्गों को हो सकता है, यह एक गंभीर स्थिति को भी जन्म दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों दोनों की ही इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है और कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से ही बीमारी के गंभीर होने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्गी भी एक ऐसा ही रोग है जो बच्चों और बुजुर्गों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रोग नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करता है और उसी से जुड़ा हुआ एक रोग है। आमतौर पर मिर्गी से पीड़ित लोगों को इसके दौरे पड़ते हैं जो हल्के भी हो सकते हैं और गंभीर भी। भारत देश में ही नहीं, न जाने कितने ही लोग इस रोग से पीड़ित हैं और उन्हें इस रोग के उपचार और घरेलू उपाय के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। सवाल नंबर 3, मिर्गी का दौरा कितने तरह का हो सकता है। दरअसल मिर्गी का दौरा मुख्य तौर पर 2 प्रकार का होता है। पहला जनरलाइज्ड एपिलेसी, जिसमें दौरा पूरे दिमाग में पड़ता है। यह तब तक पड़ता है जब तक इंसान बेहोश ना हो जाए। और दूसरा फोकल एपिलेसी, जिसमें दिमाग के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल तरंगें दौड़ती हैं। इस बीमारी के लक्षण इसके प्रकार पर भी निर्भर करते हैं। फोकल एपिलेसी में इंसान के सूंघने या चखने की शक्ति में बदलाव आ सकता है। मरीज देखने, सूंघने या स्पर्श महसूस करने की क्षमता भी खो सकता है। इसके अलावा चक्कर आना, शरीर में झंझनाहट और अंगों में अचानक मरोड़ आना भी इसके लक्षण हैं। किसी तरह की अड़चन आने से हमें दौरे पड़ते हैं। आमतौर पर इसे फिश कहते हैं, लेकिन अगर फिश के दौरान आप बेहोश हो जाए तो उसे सीजर कहते हैं। सवाल नंबर 4, मिर्गी के रोगियों के लिए तनाव लेना खतरनाक क्यों है। दरअसल मिर्गी की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के लिए तनाव या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। ऐसे में मिर्गी के रोग से पीड़ित व्यक्ति को ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जहां काम का प्रेशर अधिक हो। इसके अलावा रिलैक्स करने के लिए आराम करना चाहिए। इससे मांसपेशियों को भी आराम मिलता है और मिर्गी का दौरा पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग मेडिटेशन, योग भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, मिर्गी आने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख तौर पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो यह है कि किसी वजह से ब्रेन को डैमेज पहुंचा हुआ हो। इस तरह के डैमेज की वजह से इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बार बार खराबी आने की प्रवृत्ति बन जाती है। भारत में मिर्गी की सबसे बड़ी वजह यही है। कई बार बच्चों की डिलीवरी के समय में कुछ दिक्कतों से मिर्गी की शिकायत आ सकती है। मिर्गी का दूसरा कारण नैसर्गिक होता है। दिमाग में समय समय पर कुछ गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। मिर्गी पैदाइशी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परिवार में पहले से ही किसी को मिर्गी की बीमारी हो। इस तरह की कारण वाली मिर्गी में इलाज करना थोड़ा आसान होता है। सवाल नंबर 6, मिर्गी का इलाज कैसे किया जाता है। दरअसल मिर्गी का इलाज और दवाइयाँ मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे भी प्रकार हैं जिनमें दवाई भी दी नहीं जाती है। कुछ मिर्गियाँ ऐसी भी होती हैं कि 3 से 4 साल भी दवा खानी पड़ सकती है। वहीं किसी मरीज को जिंदगी भर दवा खाने की भी सलाह दी जाती है। ऐसे में मामले होते हैं ब्रेन का ऑपरेशन कर इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
सवाल नंबर 7, मिर्गी के रोगियों को कैसा भोजन करना चाहिए। दरअसल जिस भी भोज्य पदार्थ में फैट, प्रोटीन हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, इन्हें मिर्गी के मरीज अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे बादाम का आटा, नारियल का आटा, नारियल तेल, क्रीम ड्रेसिंग, घी, मक्खन, पीनट बटर, चीज़, मछली, अंडा, चिकन, मीट, टैफू, सोया और बादाम का दूध, काली चाय और कॉफ़ी, गोभी, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, प्याज, खीरा, जुकीनी, शिमला मिर्च, बादाम, अखरोट, काजू, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज। इसके अलावा कुछ चीज़ों का परहेज भी करना चाहिए, जैसे चीनी, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फल जैसे आम, चीकू, लीची, केला, अंगूर, शरीफा, पपीता, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक, वाइन, फलों के जूस, खजूर, किशमिश, शहद, मिठाई, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, चावल, गेहूं, मक्का, दालें एवं फलियां, प्रोसेस्ड फूड, गाजर, चुकंदर, आलू, गुड़, चॉकलेट, कैंडी, डोनट, पेस्ट्री। सवाल नंबर 8, किन बच्चों में मिर्गी या सीजन पाई जाती है। दरअसल मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकती है, इसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। बच्चों के जन्म के पहले दिन भी किसी नवजात में मिर्गी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में मामले पाए गए हैं, लेकिन इसके कुछ हॉटस्पॉट भी होते हैं, जैसे बच्चे के जन्म का पहला 1 साल, 3 से 6 साल की उम्र और इसके अलावा 8 से 12 या 14 साल की उम्र में मिर्गी के मामले में सबसे ज़्यादा आते हैं। कई लोगों को बुढ़ापे में भी मिर्गी के मामले सामने आते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी समय में मिर्गी की बीमारी चालू हो। तकनीकी रूप से समझे तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में मिर्गी के लक्षण आ सकते हैं।